अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ हैं वसअतुल्लाह खान। और हमें तो बिल्कुल मीडिया, सियासतदान, डिसीजन मेकर और शायद आपको भी सीधी सादी बात करने का में मज़ा नहीं आता जब तक हम कंट्रोवर्सी ना बनाएं। तो खाना हमारा हजम नहीं होता और कंट्रोवर्सी बनाने में हम माहिर हैं। बिल्कुल हम ज़ीरो टू कंट्रोवर्सी कितने वड़ूम वड़ूम करके जाते हैं जैसे हम कोई शायद लैम्बोर्गिनी चला रहे हों। अच्छा, अक्सर ये कंट्रोवर्सीज ऐसे इश्यूज पर होती हैं जो असूलन रूटीन के काम हैं, जैसे कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी मशहूर ज़माना LNG, माया गैस। जी बिल्कुल। LNG की खरीद पर, टर्मिनल्स पर, हर पहलू पर कभी ना कभी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बनी है। और अगर आप मेरी बात नाम नहीं मानना चाह रहे, बेशक ना माने, आप शायद खाकान अब्बासी साहब को देख लें, उनके साथ क्या हुआ था। बाकायदा नैब रेफरेंसेस पेश की गई, फाइल की गई और उनको कुछ देर अंदर भी रखा गया और बहुत कुछ होता है। इतना कुछ हो गया कि बंदा भूल भी जाता है। अच्छा, अब जब इस तरह के मौजू पर डिबेट होती है तो दो किस्म की डिबेट्स होती हैं इसके ऊपर। एक तो इतनी टेक्निकल होती है, उसमें बात करते हैं स्पॉट रेट्स, फिक्स्ड रेट्स, ब्रेंट, यूनिट प्राइस वगैरह वगैरह, इतनी टेक्निकल होती है कि किसी को समझ नहीं आती और हम जैसे लोग ऐसे यूं सर हिला रहे होते हैं ताकि जाहिर ना हो कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही है इस बात की। दूसरी जो डिबेट होती है उससे आप सब वाकिफ़ हैं, वो है गालम गलोच वाली, कि एक कहता है कि तुम करप्ट हो, तुमने इतने महंगे दाम पर LNG खरीदी है और तुमने कौम के पैसों को ज़ाया किया। दूसरा कहता है कि तुम्हें क्या पता है, तुम तो नायल हो। एक कहता है कि तुम चोर हो, दूसरा कहता है कि तुम चवल हो। समझ गए होंगे आप। और इसी तरह हंसी खुशी शो का वक्त ख़त्म हो जाता है। आज भी LNG पर काफ़ी तू मैं हुई है, एटलीस्ट सोशल मीडिया और ट्विटर पर। हुआ क्या कि आज खलीक कयानी साहब की एक खबर छपी डॉन अखबार में, जो हमारे इक़्तिसादी नाम, जो हमारे बिल्कुल टॉप वन ऑफ बेस्ट इकोनॉमिक बिजनेस रिपोर्टर्स हैं। और आज क्या हुआ कि उनकी एक खबर छपी डॉन अखबार में जिसमें हेडलाइन में दावा किया गया कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने महंगी तरीन दामों पर LNG खरीदी है। और ये भी कहा गया कि एक नया रिकॉर्ड है, क्योंकि $20.05 पर यूनिट के दाम पर खरीदी गई है, जो इस मुल्क के लिए भी सबसे ज़्यादा महंगा है और शायद दुनिया भर में समर के परचेजेस में सेकंड हाईएस्ट रेट है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी आ जाती है बीच में और कहती है कि नहीं सर, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है। एक ठप्पा लगा देते हैं उस खबर के ऊपर, फेक का, बड़ा लाल सा, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और कहते हैं कि 27 जुलाई को ये जो टेंडर था ये स्क्रैप हो गया था। उसके बाद खलीक कयानी साहब कहते हैं कि अगर PSO ने बाकायदा और वाकई इस टेंडर को स्क्रैप किया गया था, वो डटे रहे, तो फिर उनकी वेबसाइट पर कोई अनाउंसमेंट आनी चाहिए या ये आनी चाहिए। बहरहाल थोड़ी देर बाद PSO की तरफ से भी एक लेटर आ जाता है और फिर ओगरा, जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो इन सारी चीज़ों को देखती है या कम से कम देखना चाहिए, वो कहती है कि जी ये 2 अगस्त की जो नोटिफिकेशन है वो विथड्रॉ हो गई है। जिस पर खलीक कयानी साहब एक बार फिर ट्विटर पर आके कहते हैं कि जी ज़राए के मुताबिक PSO ने ओगरा को इस कैंसिलेशन के बारे में उसी वक्त बताया जब ऊपर से प्रेशर आया। ठीक है, और इसके बीच फिर आप समझ सकते हैं कि और भी बहुत लोग आ गए बीच में, इसमें कूद गए। अरशद शरीफ साहब भी आ गए, उन्होंने कहा वेल डन खलीक कयानी साहब, ये डे लाइट रॉबरी चल रही है मई जून के माह से, और इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस लेना चाहिए कि PTI के एजेंडा को अंदर से ही सैबोटाज किया जा रहा है। अब जब ये ऐसे कुछ होता है, बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी कि ये फैसला करें कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, कौन सी चीज़ रियल है, कौन सी चीज़ फेक है। तो क्योंकि मैं ज़ाहिर है मेरे में इतनी अकल नहीं है कि मैं इन चीज़ों को समझ सकूं और समझा सकूं। वो सब आप कोशिश करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं ना, हम दोनों जवाब दे रहे हैं। तो आज हमने दावत दी है अमार अली खान को, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत दफ़ा शो पर भी दिए हैं। इज़ अ रिस्क एनालिस्ट एंड विद अ व्यू ऑन इकोनॉमिक इश्यूज़। अमार, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो अगर आप हमें आसान अल्फाज में समझा सकें कि आज जो पूरे दिन हुआ है उसमें आपकी भी बड़ी ट्वीट्स आई हैं, आपकी भी कमेंट्स आई हैं, ये हुआ क्या है? देखें ज़रा, बहुत सीधी सी बात है। एक चीज़ होती
जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो ये सिलसिला ऐसा ही हुआ है कि बात कही क्या गई थी, एंड क्या हुआ। तो बहरहाल इसका मैं आपको बताता हूँ कि शुरू किस तरह ये चीज़ हुई। सुबह जो है कि जी आर्टिकल आया कि पाकिस्तान ने $20 के हिसाब से जो है LNG मंगवा ली, $20 पर MMBTU। ठीक है, अच्छा ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड खबर थी। मुझे भी सुबह किसी ने बताया कि ऐसा, मैंने कहा यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, $15-16 का मार्केट में रेट चल रहा है, $20 पर कैसे हो सकता है। फिर जो है PSO का एक आया नोटिफिकेशन कि जी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। मगर फिर ओगरा की जो नोटिफिकेशन आई थी कल की तारीख में, 2 तारीख को, ओगरा हर महीने जो है RLNG जो LNG प्राइजेस होती है उनको नोटिफाई करता है कि इस महीने की LNG प्राइस क्या होगी। उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि जो टेंडर आया था जो वो $20 के हिसाब से उन्होंने प्राइसिंग करी है। वो बहुत एक क्लियर एक एविडेंस कह सकते हैं उसको, या एक वो जैसे कहते हैं ना रेगुलेटर से एक चीज़ कोई आ जाए तो वो पत्थर की लकीर समझी जाती है। आप किसी भी एरिया में आप काम कर रहे हो तो वो $20 का फिगर जो है वो यकीनन खलीकियानी साहब ने कोट करा होगा। उन्होंने बोला कि जी ये तो आखिरी टेंडर जो आया है महीने का, जुलाई का एंड, वो $20 पे आया है। अच्छा, उसके बाद फौरन PSO की वो आता है, नोटिफिकेशन आता है कि जी नहीं ऐसा नहीं है, वो तो स्क्रैप हो गया था। मगर उसमें सवाल ये बनता है अगर वो स्क्रैप हो गया था टेंडर, अगर खरीदा नहीं गया तो फिर वो चीज़ नोटिफाई कैसी हुई। तो इस चीज़ पे जो है आगे पीछे बहरहाल बातचीत होती रही। इवेंचुअली हुआ ये कि तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे बाद ओगरा ने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया प्राइस का, यानी कि दे एक्सेप्टेड कि जी $20 पे कुछ नहीं हुआ होगा तो दे हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू, उन्होंने कोई नई प्राइस लानी पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें गलत क्या है, सही क्या है, बात सारी है, कुछ लोग गलत भी हैं कुछ सही भी हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ओगरा को वो चीज़ नोटिफाई ही नहीं करनी चाहिए थी अगर कोई चीज़ प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, क्योंकि अगर कोई ले मैन बैठा हुआ है, इनफैक्ट कोई भी बैठा हुआ है, अगर नोटिफिकेशन पढ़ रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि जी $20 पे आपने वो टेंडर ले लिया, आपने वो चीज़ ले ली, तभी ये प्राइस नोटिफाई हुई है। और ना ही उसमें नोटिस में कहीं पे लिखा हुआ था कि जी ये $20 पे नहीं हुआ है या ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें लिखा हुआ था कि जी $20 के हमने एक टेंडर लिया है, एवरेज प्राइस ये बनती है एंड दैट्स इट। इससे जो है बेसिकली वो सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। जो अभी तक रिपोर्ट है, इन्फॉर्मेशन है, PSO ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि जी $20 पे कोई खरीदारी नहीं हुई है। सो दिस इज द अपडेट फॉर अप टिल नाउ। अच्छा, $20 का ये फिगर है, ये इम्पॉर्टेंट, ये इसकी अहमियत इसलिए क्योंकि आजकल दुनिया भर में मार्केट में गैस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी कीमत तकरीबन $15 से $16 के दरमियान चल रही है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने कोई 3 से 4 टेंडर जो हैं $16 पे, $15 पे खरीदे हैं। $15 अगर गैस कीमतों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली ये टेंडर $10, $11 के हिसाब से होते हैं। एक चीज़ 15 पे लेके फिर एकदम से $20 पे फिगर जाना, वो काफ़ी जो है एक जिसे कहते हैं हैरत अंगेज खबर थी। मगर अब पता लग रहा है कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, स्क्रैप हो गया था। और जो भी हुआ बेसिकली मिसकम्युनिकेशन हुई PSO से ओगरा को या ओगरा से नोटिफिकेशन पे। ये चीज़ जो है ये अब बेसिकली किसी को नहीं पता, मगर हुआ अब ये है कि जो नोटिफिकेशन है उसको अब वापस ले लिया गया है। रिवाइज नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, तो अमार, इसका मतलब है कि इस रेट पर ख़रीदारी नहीं हुई, तो ये अज्यूम किया गया था कि क्योंकि ये आखिरी टेंडर में यही प्राइस कोट की गई है तो इस प्राइस पर फिर ख़रीदारी हुई होगी। तो ये अजम्पशन शायद जो हेडलाइन में थी वो इस तरह नहीं पेश होनी चाहिए थी, आपका ये कहना है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, उसमें वही है ना कि अगर एक चीज नोटिफाई होगी, आपकी अजम्पशन ये होती है कि जी वो खरीदारी हो चुकी है। ठीक है, और तो ये एक लॉजिकल अजम्पशन है आपके जहन में, क्योंकि मतलब पास्ट प्रैक्टिस यही होती है। आज तक जो है मुझे याद नहीं पड़ता कि ओगरा ने कोई नोटिस वापस लिया हो, रिवोक किया हो किसी चीज को। तो एक अंडरस्टैंडिंग कि जी ऊपर से जो चीज जैसे आप बहुत एक सीधी सी हिसाब होती है, जो पेट्रोल की कीमत होती है, आपको पता होता है हर 2 महीने बाद, हर 2 हफ्ते बाद जो है पेट्रोल की एक कीमत नोटिफाई होती है। तो उसमें कोई ये नहीं देखता कि जी वो किस तरह कैलकुलेट हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक चीज नोटिफाई होगी, आपने मान लिया कि जी पेट्रोल अब 120 रुपए का है एंड दैट इज फाइन। मगर अगर अगले दिन आके कोई ये बोले कि नहीं जी ये तो आपने कैलकुलेशन ही सारी गलत करी है, 120 की बजाय 115, तो वो पीछे होगी। तो ये चीज़ है बेसिकली, एक चीज़ नोटिफाई हो गई, उसके बाद उसको वापस लिया गया। दिस मीन्स कि उनकी इनिशियल अजम्पशन जो थी उसमें कोई ना कोई गलती थी। मतलब कि जो ओगरा की तरफ से जो अजम्पशन थी या PSO की तरफ से अजम्पशन थी, आप उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें अमान मुझे बात बताएं कि फिर रेगुलेटर के ऊपर कुछ सवाल नहीं उठता? अब जैसे अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो अगर इनकरेक्ट में अगर मैं
गलत पेश कर रहा हूँ। खलीक कियानी साहब उनकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखते हैं और ज़ाहिर जब वो ये नोटिफिकेशन देखते हैं तो ये बिग लेटर्स में $20 की प्राइस उनके सामने आती है और कहते हैं कि यार ये तो बहुत महंगी है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कभी ये पहले नहीं हुआ टू योर नॉलेज कि ओगरा जो रेगुलेटर है वो अपनी नोटिफिकेशन वापस ले, तो ये काफ़ी सेफ अजम्पशन है खलीक कियानी साहब के पार्ट पे कि अगर ये नोटिफिकेशन में $20 की रकम आई है तो $20 पर ही सौदा हुआ है। ये रेगुलेटर की तरफ से कि नोटिफिकेशन छाप दी, फिर उसके बाद ये खबर छपने के बाद फिर ये सारी नोटिफिकेशंस हमारे सामने आ रही हैं और पीएसओ की वेबसाइट पर असूलन ये चीज़ अनाउंस होनी चाहिए, वो नहीं थी। तो किस किस्म की यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप चल रहा है? कम्युनिकेशन गैप यही चल रहा है। देखें ज़रा, एक चीज़ ये होती थी आज से कोई महीना पहले तक, तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले तक जो है जो भी ख़रीदारी होती थी एलएनजी की उसके नोटिस आया करते थे वेबसाइट पे। वो पिछले 2-3 हफ्ते से नहीं आ रहे प्राइस के। तो ट्रांसपेरेंसी का जो एक जैसे कहते हैं पहलू है वो थोड़ा मिसिंग है कि वो नोटिस आना बंद हो गए हैं, विच इज़ फाइन। कुछ केसेस नहीं आते, कभी डिले के साथ अपलोड होते हैं, दैट इज़ फाइन। मगर जब एक चीज़ रेगुलेटर से आपके सामने आती है कि जी ये नोटिस है, इतने आपने टेंडर लिए, इतने सौदे आपने $15 पे कर रहे हैं, इतने सौदे आपने $20 पे कर रहे हैं और ये आपकी वेटेड प्राइस बन रही है। क्योंकि वेटेड प्राइस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस कीमत की बेसिस पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे सीएनजी स्टेशन और जो भी गैस के आरएलएनजी के यूज़र हैं वो उस कीमत पे ख़रीदते हैं। तो ये हेडलाइन तो एक अलग चीज़ है। हेडलाइन तो चले जी आपने गलत छाप दी, ठीक है, वो नहीं, वो रिवोक हो जाएगी, माफ़ी मांग लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मगर ये जो प्राइस है, कीमत का एक फाइनेंशियल लॉस होता है, उसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, चाहे वो 2-4 सेंट का ही क्यों ना हो, मगर अब मिलियंस में देखा जाए 2-4 सेंट भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो काफ़ी हो सकता है कि अगर लेट्स से कि ये खबर नहीं चलती, किसी को पता नहीं लगता कि जी $20 पे सब मान लेते, फेस वैल्यू पे ले लेते कि जी इतना ही वेटेड प्राइस हम इस पे ले लेंगे, तो किसी को पता भी नहीं लगता। हो सकता है हम गैस की प्राइस ज़्यादा दे रहे होते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं इनको कंसिडर करना, मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमार। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। एलएनजी पे जो ताज़ा फजीता है उस पर गुफ्तगू हो रही है अमार अली ख़ान से। अमार साहब, मुझे कख नहीं पता कि ये ब्रेंट प्राइस क्या होती है, क्रूड ऑयल और गैस की पैरिटी क्या होती है, किसने डॉलर पे ये BTUM ऐसा ही है मेरा ख्याल, वट एवर जो भी है वो मेरे लिए BTUM बिलियन टन वट एवर क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये लेकिन गुफ्तगू से थोड़ा सा जो है एक झटका सा नतीजा मैंने ये अख़ज़ किया कि हम ऑयल और डीज़ल और जितनी भी पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहरी से मंगवाते हैं, लेकिन हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। अब तुम्हें सवाल का जवाब नहीं, मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि आपने सवाल मुकम्मल ही नहीं किया था, तो मैं कैसे कर सकता। हाँ, एक और बात मैं कर सकता हूँ। क्या? और वो है कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस के बारे में बात हो तो कोरोना वायरस के बारे में ये बात हो सकती है कि काफ़ी लोगों का एक सवाल रहा है, हर जुमे को इसके ऊपर हमें तकरीबन कॉल्स आती है, बहुत मुख्तलिफ भी इशूज़ होते हैं, लेकिन एक जो बार बार बात की जा रही है और सवाल पूछा जा रहा है कि आपको वैक्सीनेशन लगाने के लिए शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। ज़ाहिर है, आप 1166 पर जब डायल करते हैं आप अपनी शनाख्ती कार्ड देते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन अगर फॉर वट एवर रीज़न आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, कुछ लोगों ने बनवाया ही नहीं और कुछ लोग उन कम्युनिटीज़ में से हैं जिनको मिल ही नहीं सकता, और वो इनफैक्ट अगर वो नादरा जाएंगे भी सही तो उनको ये ख़तरा है कि वो शायद पकड़े जाएँ। तारिकीन वतन जैसे हुए। अब देखो, लीगल इशू अपनी जगह, लेकिन ये अब एक पब्लिक हेल्थ इशू है, क्योंकि अगर ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट, अगर आप इंसानियत को छोड़ दें एक सेकंड के लिए, प्रैक्टिकली भी सोचें, अगर इस बहुत बड़े सेगमेंट को आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो फिर ये वैक्सीन के फैलाव की एक वजह बन जाएगी, एक बायस बन जाएगी। एक खुशखबरी अब ये है कि कम से कम कराची शहर में अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं भी है तो आप फिर भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। कैसे? उसका तरीका जो है, हुकूमत सिंध ने ये कहा है कि आप कोई भी जो मैस वैक्सीनेशन सेंटर हुकूमत सिंध ने कायम किए हैं, पहले 1-2 थे और अब माशाल्लाह उन्होंने 11 कर दिए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। तो आप जाइए,
अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है कोई मसला नहीं है, आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ सिर्फ ये होगा कि आपकी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगी। मसलन अंगूठा जो है वो लाल बत्ती पे लगा के आपका रिकॉर्ड वो बना लेंगे और फिर आपको वैक्सीनेशन लग जाएगी और साथ ही साथ आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी रजिस्टर हो जाएगा ताकि उस पर आपको मैसेज आ सके। फ़र्ज़ करें कि अगर किसी सेंटर में बायोमेट्रिक सहूलत नहीं भी है तो मोबाइल नंबर जो आपका है उसकी बुनियाद पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपको वैक्सीन लग जाएगी। शनाख्ती कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है मोबाइल की भी या बायोमेट्रिक की? वो इसलिए ज़रूरी है कि एक एक जो वायल है वैक्सीन का उसका हिसाब रखना पड़ता है कि भैया खुर्द बुर्द तो नहीं हुआ, मुस्तहिक लोगों को ही लगा है और फिर किसे लगा है ये सरकारी रिकॉर्ड में होना ज़रूरी है, इसलिए रजिस्ट्रेशन होगी। इसके अलावा हुकूमत सिंध ने 12 मोबाइल वैक्सीन सेंटर भी कायम किए हैं। मोबाइल से मुराद ये है कि पहिए लगे हुए हैं, एक तरह की जो बसें हैं उनको उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है पहले से, लेकिन अब वो डेडिकेटेड हैं कि मुख्तलिफ़ जो इलाक़े हैं उनमें ये मोबाइल सेंटर घूमते रहेंगे, खड़े होंगे वहाँ कई कई घंटे के लिए। ऐलान होगा बाकायदा, आप अगर किसी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुँच सके तो मोबाइल यूनिट आपकी विसिनिटी में आ जाएंगे। ये लोग नहीं लगवा रहे थे, बहुत टस से मस नहीं हो रहे थे लोग, लेकिन यार तादाद में लगा रहे हैं। लेकिन क्यों यार क्यों? सिर्फ एक उन्होंने नफ्सियाती खेल खेला। उन्होंने कहा ठीक है साहब आप ना लगवाएं, हम आपकी मोबाइल सिम बंद कर दें। सर आपके भाई ने कहा था कि अगर इस मुल्क को वैक्सीन लगवानी है ना यार, आप वो मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना कि सो एंड सो होता नहीं है 31 अगस्त 2021 तक अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई आपकी सारी व्हाट्सएप हिस्ट्री उड़ जाएगी। आप में चेक करना कितनी 22 करोड़ है ना अवाम, 19 करोड़ वैक्सीन कल लगाएंगे। इस मुल्क में ऑक्सीजन के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो मोबाइल सिम है, वो कोई बंद करवाना पसंद नहीं करता। अच्छा देखिए, एक तो ये चीज है, ठीक है, एक तो ये सिम वाली चीज है और अच्छा माना कि वैसे आराम से ये कोर्ट में चैलेंज हो सकती है, इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स, कोई ना कोई तो पिटीशन डाली हो तो अच्छा है, लेकिन सर ना हो तो अच्छा है और ये धमकी ही बहुत है। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि यार मजाक के अलावा कराची में डेल्टा अब इतना फैल गया है कि आपके हर दूसरे जानने वाले को अब कोरोना है। बिल्कुल, ठीक है। कायम अली शाह, साईं कायम अली शाह को भी अब कोरोना हो गया, हम सब उनकी सेहत के लिए दुआ भी मांगते हैं। लेकिन चीज़ ख़तरनाक है। अच्छा, जो पहला वाला जो आपको और मुझे जो लगा था अल्फा वाला, वो कदरन शरीफ कोरोना था। एक तरह से मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बहुत लोगों की जान गई है, लेकिन उसके इफेक्ट्स इतने बुरे नहीं थे। अब मेरा ख्याल है जब लोग देख रहे हैं कि यार 25, 30, 35 साल के लोग विद नो हिस्ट्री, ठीक है, हमारी तो लाइफस्टाइल और हेल्थ भी ख़त्म है ना, वो छोड़ दें, हमारे जैसे नहीं सख्त हेल्थी लोग, वो भी हॉस्पिटल। एक बात ये प्रूव हो चुकी है कि 90% जो हॉस्पिटल में लोग एडमिट हो रहे हैं 90% वो हैं जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई वैक्सीन की। इससे ज़्यादा लाउड मैसेजिंग क्या हो सकती है कि वैक्सीन आप लगवा लें। लेकिन एक अच्छी बात है जिस पे मुबारकबाद भी देनी चाहिए, असद उमर साहब जो हैं वज़ीर प्लानिंग, उन्होंने कहा है कि आज पाकिस्तान ने पहली बार एक दिन में 10 लाख का जो है मैजिक वर्ड, मैजिक बाउंड्री या जो भी, वो क्रॉस कर लिया है कि हम एक दिन में 10,72,000 वैक्सीन लगा सकते हैं। ये बात कल हो गई है, आज के फिगर जो हैं वो कल आएंगे। और उन्होंने तमाम विफाकी जो यूनिट्स हैं उनको उनकी तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में जिन्हें वैक्सीन लगनी चाहिए 50% लोगों को कम से कम एक डोज लग चुकी है। पेशावर और पिंडी में 35% को, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और सरगोदा में 28% को, कराची में 26 और हैदराबाद में 25% को कम से कम वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग। इन टोटलिटी अब तक 3 करोड़ लोग जो हैं और 3 करोड़ डोजेज, और अभी एक और चाइनीज वैक्सीन की शिपमेंट भी आई है। तो मतलब कि जो पेस है अब तेज हो रहा है, डिमांड के पीछे सप्लाई भी है। तो ये बहुत यकीनन एक अच्छी बात है एंड क्रेडिट टू क्रेडिट इज ड्यू। वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद बात करते हैं भारत, कश्मीर और क्रिकेट की।
वेलकम बैक। 6 से 17 अगस्त को आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग मुनक़्क़िद हो रही है, जिसमें 6 टीमें शिरकत करेंगी। 5 मकामी टीमें हैं, एक बाहर से टीम मुतवक्को है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि भारत ने एक उधम मचा दिया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि कश्मीर में इस तरह की कोई एक्टिविटी हो। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि 74 साल में पहली बार जो क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का, BCCI, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ख़त लिखा कि ये टूर्नामेंट कैसे हो रहा है, आप इसे रुकवाएं। उस ख़त में क्या लिखा, बहुत कुछ लिखा गया। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट लाइन बता देता हूँ। BCCI ने अपने ख़त में लिखा है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। अच्छा। और 2 मुल्कों के दरमियान एक मरकज़ी तनाज़ा है। ऐसे इलाके में मैच कैसे हो सकते हैं? हाय, मान लिया फिर? मान लिया इसलिए कि अब तक तो ये था कि कश्मीर तो हमारा इंटरनल मसला है, इसको जाके अक़वाम मुत्तहिदा में पेश तो करो। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि BCCI ने कहा कि कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, लिहाजा जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो इसमें मुदाखलत करे। और ये क्या हो रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि भाई मसला ये है कि ऐसे टूर्नामेंट्स जिनका कोई तयशुदा बैनुल अक़वामी स्टेटस ना हो, वो उनके बारे में कोई राय देना या कोई वर्डिक्ट देना हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है। मतलब काम डाउन यार। हाँ, लेकिन BCCI जो है वो जाहिर है कि उसके तो सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा जी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो विद इन आवर फ्रेमवर्क और विद इन आवर मैंडेट कर रहे हैं। अच्छा, उस मैंडेट के चक्कर में उन्होंने अब तक क्या क्या किया है, इंतहाई दिलचस्प है। हमारे जो खेलों के कॉरस्पॉन्डेंट हैं अब्दुल गफ्फार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि ये एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा रहे हैं भाई साहब? कहा तो ये जाता है कि क्रिकेट एक जेंटलमैन्स की गेम है और खेल को खेल समझना चाहिए। ये हो क्या रहा है अब्दुल गफ्फार? अस्सलाम वालेकुम वसत साहब और दरार साहब, और आपका शुक्रिया। और जो आपने बात की, आई थिंक वसत भाई ने जो बात की उसके बाद बहुत ही कम कहने को बचा, लेकिन मैं सिर्फ स्पोर्टिंग लिहाज से इस चीज़ों को बताऊंगा। आपने बहुत भैया 14 मिनट है, तुम्हें ही बोलना है। हाँ ओके, वसत साहब ने बहुत ठीक फरमाया। जो भारत ने ICC को लेटर लिखकर जो ये कहा कि ये डिस्प्यूटेड इलाका है, आप इस लीग को फौरी तौर पर कैंसिल कीजिए और ये जो है हमारे साथ जुल्म हो रहा है या हम खेलने नहीं देंगे, तो ये तो उनकी अपनी पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली कि खुद ही वो चीज़ जिसका वो इतराफ़ नहीं करते वो कर लिया। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मामला कि कोई होमवर्क नहीं था। ICC के कवानीन बड़े क्लियर हैं, वो ये कहते हैं कि कोई भी जो मेंबर बोर्ड है ICC, क्योंकि खुद जो है वो फीफा की तरह एक वो बॉडी नहीं है जो खुद जो है वो कोई बॉडी है, ये मेंबर्स बॉडी है जिसमें तमाम मेंबर्स मिलके बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनते हैं और उसके रूल बड़े वाज़ेह हैं। कोई भी क्रिकेट बोर्ड जिसका कोई डोमेस्टिक इवेंट, चाहे वो हमारा PSL हो या KPL, भारत का IPL हो, इंग्लैंड का जो है वो वाइटैलिटी ब्लास्ट हो या ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश, अगर अपने डोमेस्टिक इवेंट को कोई बोर्ड तस्लीम कर लेता है तो उसके बाद वो टूर्नामेंट पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक तस्लीम शुदा इवेंट होता है और ICC भी चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ICC के तर्जुमान से जब हमारी बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि देखें ये आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक इवेंट है, पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको तस्लीम किया है, इसके ना तो खिलाफ हम कुछ कह सकते हैं ना किसी के कहने पे कुछ कर सकते हैं, ये ओपन है एवरीवन, क्योंकि ये हमारे बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ है। तो मुझे हैरानगी है कि भारत को ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान चाहे तो IPL बैन नहीं करा सकता, तो इसी तरह भारत चाहे तो वो कश्मीर। अच्छा गफ्फार, अब देखिए ये बात लेकिन ICC को खत लिखने तक महदूद नहीं रही। मैं देख रहा था जो क्रिकेटर हैं हर्षल गिब्स साहब, साउथ अफ्रीका के जो क्रिकेटर हैं, थैंक यू वसत, वो काफ़ी नाराज़ लग रहे थे। ज़रा मुझे बताएं कि उनके ऊपर मतलब इंडिविजुअल प्लेयर्स, पहला पिगल उन्होंने नहीं बचाया। हाँ बिल्कुल पता भी वहाँ से ही लगा था हमें कि यार ये कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो ICC को खत लिखना तो अपनी जगह ठीक है, और जैसे आपने कहा कि यार उन्होंने भी अपना होमवर्क नहीं किया, अक्सर नहीं करते, बालाकोट में भी शायद ऐसा ही था।
बालाकोट के बाद मतलब। लेकिन इंडिविजुअल प्लेयर्स पर प्रेशर डालना, किस किस्म का प्रेशर डाल रहे थे ये हर्षल ग्रिब्स इस तरह के? ये मोंटी पनेसर जो इंग्लिश हैं उन पे भी है, और भी आपके इल्म में है प्रेशर डाल रहे हैं, खैर सभी पे डाल रहे होंगे। जी देखिए, इंग्लैंड के तो तमाम ही प्लेयर हैं, मैट हैं, मोंटी पैनेसर की तो वीडियो सामने आ गई और वो बड़े बेबसी सुधार कर रहे हैं कि जी मुझे जो इंडिया में आगे काम मिल सकता है, कौन सी सिक्वेंस है इस सारे मामले के, तो मैं जानते बूझते जो है वो खाई में शायद नहीं गिर सकता। लेकिन होता क्यों है दरार साहब और वसत भाई के जो IPL है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट इवेंट है, ये मानना पड़ेगा, उसमें पैसा बड़ा इन्वॉल्व है। उसमें तमाम क्रिकेट बोर्ड की मजबूरी है, वो मैं बताता हूँ आपको, जो बेसिक पॉइंट है इस बात का, कि तमाम क्रिकेट बोर्ड के जो खिलाड़ी जब वो IPL खेलने आते हैं तो वो एक तो ये देखिए कि ये वाहिद दुनिया का इवेंट है जिसके लिए विंडो क्रिएट की जाती है, यानी कि दुनिया के तमाम प्लेयर मैक्सिमम आ जाएं, तो इसलिए कोई सीरीज रखी नहीं जाती है, तो ये पैसे का बहुत बड़ा इसमें अमल दखल है। दूसरा, तमाम क्रिकेट बोर्ड को भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक कमीशन एक तरह से देता है, यानी कि जो क्रिकेट बोर्ड भारत का ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को जैसे बुलाता है तो उसका 10 to 15% उस क्रिकेट बोर्ड को भी जाता है कमीशन, यदि हम आपको अलाउ करें। बेसिकली पैसे का खेल है, जिसकी वजह से बाकी बोर्ड थोड़ा सा प्रेशर में आते हैं कि भारत में क्योंकि उनको पैसा भी मिलता है, दूसरा भारत में जितने भी प्रोफेशनल क्रिकेट एसोसिएशन है, एक खिलाड़ियों की भी नुमाइंदा तंजीम है ना, उन्होंने भी एक जाहिर बात है अपना दबाव रखा होता है, तो ये उस दबाव को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। और हैरानगी मुझे इस बात की है कि कश्मीर प्रीमियर लीग में सिर्फ 5 साल से जायद जो पुराने रिटायर प्लेयर्स हैं, यानी 5 साल हो गया उनको रिटायर हुए हुए, क्योंकि PSL के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी अपनी ब्रांड और वैल्यू को और एक थोड़ा सा यहाँ पे स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है, तो ये 5 साल पहले जो रिटायर हुए जो है वो उनसे परेशान है कि वो क्यों खेलेंगे, या कश्मीर के पाकिस्तान के कश्मीर में खेलेंगे तो दुनिया भर में पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जाएगा। ये सारा मसला ये कि भारत ने शायद खुद जो चीज कभी प्लान करनी थी खुद भी कर सकते थे, ये वो अपने वहां पर जो ऑब्वियसली मकबूजा कश्मीर में चाहते तो ये सब कर सकते थे, लेकिन शायद मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान गवर्नमेंट कह लें, कश्मीर प्रीमियर लीग कह लें, या ओवरऑल पाकिस्तान कंट्री, हमारी बड़ी फतह है कि हमने भारत को जो है वो ऐसा खेल खेला कि खेल भी हम करा रहे हैं। भारत में बॉटम लाइन इसमें पता है क्या है ना यार, कि ना ये मसला क्या है कि इनके बहुत ही छोटे हैं यार, दिल बहुत छोटे, शायद अफरीदी साहब खुद कहते हैं वक्फा। मौजू है बेगानी क्रिकेट में भारत दीवाना। अब्दुल गफ्फार हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं हमारे साथ हैं। अच्छा, एक मैं इजाफी आपको मालूमात दूं, हालांकि इसका मौजू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बता दो। भारत के वजीर दाखिला हैं अमित शाह, ठीक है ना, है, और वो BJP के बिल्कुल है, वो नंबर 2 हैं, बल्कि मोदी साहब के डिप्टी वजीर आज़म कहलाए जाते हैं। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की हैसियत बदलने का लोकसभा में जिसने ऐलान किया था वो कौन थे? वजीर दाखिला अमित शाह। अमित शाह के साहबजादे BCCI के करता धरता है। हाँ, ठीक है, सही है। हालांकि इस मौजू से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं। गफ्फार, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को BCCI ने ख़त लिखा और जिसमें कहा जी एक मुतनाज़ा इलाके में कैसे कोई टूर्नामेंट हो सकता है, तो मुझे याद पड़ता है कि अब से कई साल पहले मकबूजा कश्मीर में कुछ बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीमें जाके खेल चुकी हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त है, कोई तफसील है आपके पास, और अगर ये बात दुरुस्त है तो क्या उस वक्त कश्मीर मुतनाज़ा इलाका नहीं था, आज ही हुआ है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इंटरनेशनल टीमें भी खेल चुकी हैं, कुछ वहाँ पे इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी कश्मीर के नाम से मुनक्किद हुए, जिसमें इवन वहाँ की जो भारत की जो ऑब्वियसली अफवाज हैं वो भी उसका हिस्सा रही हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वसत साहब, जो आई थिंक आप भी सुनना चाहेंगे, वो ये है कि कल कश्मीर प्रीमियर लीग के जो प्रेसिडेंट है आरिफ मलिक साहब, वो मेरे शो में थे, उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ BCCI का कि पूरी दुनिया में लीग का नाम जो है वो इतनी जबरदस्त एडवर्टाइजिंग की है, इतनी अच्छी मार्केटिंग की। और मुझे 20 साल मार्केटिंग में हो गए, मैं शायद 20 साल भी और लगाता तो KPL की ये मार्केटिंग अकेला ना कर पाता, जो भारत ने BBC, CNN, फॉक्स, वाशिंगटन टाइम पढ़ लें, हर जगह कश्मीर प्रीमियर लीग का नाम छप गया है, एडवर्टाइजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के हिट्स बन गए हैं। तो भारत ने तो जी मुफ्त में ये पाकिस्तान का काम बड़ा आसान कर दिया, क्योंकि ये आप याद बात है PSL के मुकाबले में समझ लें कि 25% भी नहीं है लीग, क्योंकि उससे ऑब्वियसली हमारे तमाम प्लेयर्स खेलते हैं, दुनिया भर के प्लेयर आते हैं, पेमेंट बहुत हाई हैं,
वो 5 साल में टूर्नामेंट ग्रो हो गया। ये तो एक उसके मुकाबले में बहुत बेबी टूर्नामेंट है, लेकिन इतना बड़ा कर दिया उसको भारत ने। इवन मुझे भी कभी भारत से मैसेज आ रहे हैं, कभी इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से जर्नलिस्ट के, भाई कि केपीएल क्या है, हो क्या रहा है, ये चीज क्या है, कब शुरू हो रहा है, जरा बताइए, आर्टिकल लिखना है, एडिटर पूछ रहा है। तो भारत का शुक्रिया। अच्छा ये बताओ गफार अच्छी बात है यार, ये तो बड़ी पॉजिटिव बात इस टूर्नामेंट में ऑल टुगेदर कितने गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहे थे, कितने आ रहे हैं? सिर्फ 6 आ रहे थे मुस्तफा साहब, जिसमें से अब भी तिलकरत्ने दिलशान और हर्षल गेस्ट, जिनकी वजह से, जिनकी ट्वीट की वजह से पूरी दुनिया में ये मामला गया, वो भी आ रहे हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग के सदर आरिफ मलिक साहब ने बताया, जब वो पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली इसकी तस्दीक हो जाएगी। सिर्फ 6 ओवरसीज खिलाड़ी थे, चूंकि इसमें बेसिकली मकसद ये था कि जो पाकिस्तान के नॉन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जो जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है, पीएसएल खेलना है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट देखते हुए पीसीबी ने बहरहाल उनको फिलहाल तो इजाजत नहीं दी। लेकिन जो पाकिस्तान की सेकंड टीयर की जो तमाम क्रिकेटर्स हैं, या वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान में इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है, वो, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कश्मीर या उस पूरे रीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा से बहुत टैलेंट आ रहा है पाकिस्तान में, और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स वहीं से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये रीजन था कि कश्मीर। मैं गफार, मुझे ये जानना है कि मॉन्टी पनेसर तो नहीं आ रहे, जाहिर है वो सिख उनकी रूट्स हैं और उनका आना जाना रहता है भारत में, उनकी मजबूरी समझ में आती। उसके अलावा क्या बाकी सब आ रहे हैं या कोई हिचकिचा भी रहा है? जो आपने 6 नाम बताए, अब तो 5 रह गए। तो सिर्फ 2 की कंफर्मेशन है बुसर साहब, और वो भी इसलिए कि वो दोनों जो है, जैसे तिलकरत्ने दिलशान श्रीलंकन है और इसी तरह हर्षल गेस्ट साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है नहीं। हाँ। इंग्लैंड से कोई नहीं आ रहा। इंग्लैंड के जो क्रिकेटर्स हैं ऑब्वियसली ठीक है, ये थोड़ा सा बिटर ट्रुथ है कि आपको समझना पड़ेगा कि भारत की जो क्रिकेट ऑडियंस है या ब्रॉडकास्ट के अंदर जो उनके पास जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वो बहुत ज्यादा। 6 में से 2 कंफर्म हुए हैं जी, 6 में से 2 कंफर्म है। मुझे जो मालूम हुआ है कि 1-2 और प्लेयर्स के ऊपर बातचीत हो रही है जो शायद आ सके, लेकिन आने ही सिर्फ 6 थे बुसर साहब, और ये भी रिटायर्ड प्लेयर हैं जो 5 साल पहले जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी हो, चूंकि इस लीग का असल मकसद जो है वो कश्मीर के टैलेंट को प्रमोट करना है। हर टीम में 4 कश्मीरी प्लेयर शामिल हैं, और इसका रूल ये है कि हर 11 जो बनेगी, यानी 11 जो खेलेंगे, 2 कश्मीरी बच्चे जरूर खेलें, तो वो खेलेंगे बराबर। तो मकसद तो पूरा हो जाएगा। एंड थैंक यू मोदी के, चले लोगों को आपने रुकवा दिया लेकिन काफ़ी पब्लिसिटी भी करा दी है। बॉटम लाइन अगेन वसत, मैं आपको यही कहूँगा यार, ये है ना यार, ये यहाँ है और डिक टिक कर रहा है, ढक ढक नहीं, इतना छोटा दिल है। एक और इसके साथ खबर जोड़ना चाह रहा हूँ कि आज ही मैं पढ़ा था, सलमान मसूद जो NYT के साथ भी काम करते हैं और दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं, कि कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट, मतलब नॉन पाकिस्तानी, नॉन इंडियन, जो दिल्ली में बेस्ड होते हैं, उन्होंने आना था पाकिस्तान शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने के लिए, और वो चाह रहे थे कि ज़रा सबसे आसान रास्ता है कि हम वाघा को क्रॉस करें, उनको परमिशन नहीं दी गई। अच्छा, अब वो दुबई की फ़्लाइट पकड़ के भी आ सकते हैं, अभी तो ट्रांजिट भी खोल दिया है UAE में, लेकिन आपको नज़र आता है कि यार क्या स्टैंडर्ड है, और माशाल्लाह बहुत बुरा स्टैंडर्ड। वैसे ये वाक़या ना होता तो स्टैंडर्ड्स आपके नहीं, मैं तो डे 1 से यही बोल रहा हूँ ना सर, मैं तो कौन सी मेरे लिए कोई नई लाइन, फिर की फ़र्क, मेरे लिए कोई नई लाइन नहीं है यार। बहरहाल आज इतना ही था हमारे पास, कल दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। खुदा हाफिज़।